हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। बीए सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2024 शुरू हो चुके हैं और आज के वीडियो में हम हिस्ट्री का जो पहला पेपर आपका रहता है मध्यकालीन भारतीय इतिहास, जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है उससे संबंधित आपके क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। प्राचीन भारत का इतिहास आपको फर्स्ट ईयर में पूछा जा चुका है और उसके बाद में आधुनिक भारत का इतिहास है जो आपको फाइनल ईयर की परीक्षा में पूछा जाएगा। फिलहाल हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जो इंपॉर्टेंट Q&A हैं 2024 के एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है वो आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। और इस वीडियो में केवल आपको वन लाइनर जो शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन है वही करवा रहा हूँ, ठीक है। और ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं रहने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो आप इसको 2x स्पीड में करके वीडियो को देख सकते हैं टाइम बचाने के लिए। और आप टेलीग्राम पर इससे जो PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सेम नाम है अपना चैनल का, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सभी जो सब्जेक्ट है उससे संबंधित भी, ठीक है। फिलहाल आज के जो छोटे वाले प्रश्न है वो देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2021 के पेपर में पूछा गया था ये MDSU अजमेर यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो उत्तरायण के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय है उनका सेनापति कौन था। पृथ्वीराज चौहान जिस पर आपने मूवी देखी होगी अक्षय कुमार वाली, तो उनके सेनापति का नाम आपसे पूछा है उत्तरायण के पहले युद्ध में। तो जो उनका सेनापति था वो था खेत सिंह कंगार, ठीक है। खेत सिंह कंगार जो दोनों युद्ध में ये पृथ्वीराज चौहान के जो सेनापति थे वो थे उत्तरायण के पहले युद्ध में और उत्तरायण के दूसरे युद्ध में भी यही सेनापति थे, ठीक है। तो पहले युद्ध में तो आपको पता है पृथ्वीराज चौहान जीते थे, 1191 में ये युद्ध हुआ था तराइन का। और 1192 में दूसरा युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो सेकेंड युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी और फर्स्ट युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, ठीक है। और इनके सेनापति का नाम आपसे पूछ लिया जाता है खेत सिंह कंगार, ठीक है। और कई बार इनकी तारीख पूछ ली जाती है, तराइन का प्रथम युद्ध और दूसरा युद्ध, तो 1191 में और 1192 में ये दोनों युद्ध हुए थे, ठीक है, तराइन के, ठीक है, ध्यान रखना। और पहले में तो मोहम्मद गौरी हार गया, दूसरे में मोहम्मद गौरी जीत गया धोखे से, ठीक है। जयचंद वाला वो पूरा सीन हुआ था, आपको पता होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में दिल्ली पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन था। तो अंतिम जो राजवंश था वो लोधी राजवंश था। आपको पता है दिल्ली राजवंश पर जो सल्तनत काल था और जो सल्तनत कालीन जो चीज़ें हैं मध्यकालीन भारत में आती है, मध्यकालीन भारत में हम सल्तनत काल के बहुत सारे शासकों को पढ़ेंगे। तो जो मध्यकालीन भारत है उस जो मध्यकालीन इतिहास है उसमें सल्तनत काल का अहम रोल है। दिल्ली राजवंश पर, दिल्ली की गद्दी पर सल्तनत काल के अनेक राजवंशों ने शासन किया, जिसमें जो सबसे अंतिम जो राजवंश था, जो सबसे अंतिम शासक था वो तो था इब्राहिम लोधी। और जो लोधी वंश है वो दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो राजवंश था या अंतिम शासक था, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर है लोधी राजवंश। जो लोधी राजवंश है वो 1517 शासक राणा सांगा के साथ लड़े गए खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोधी बुरी तरह से हार गया। इसके बाद 1526 में इब्राहिम लोधी ने बाबर के साथ पानीपत का पहला युद्ध लड़ा और वहीं पर मारा गया, ठीक है। तो 1526 में आपको पता है कि दिल्ली पर मुगल शासन स्थापित हो गया, मुगल सत्ता स्थापित हो गई थी 1526 में बाबर के साथ। इससे पहले जो दिल्ली पर शासन कर रहा था सल्तनत काल का वो लोधी राजवंश था, ठीक है। और इसके अलावा खिलजी राजवंश, तुगलक राजवंश, बहुत सारे जो अलग अलग वंश थे वो दिल्ली पर शासन करते हैं। तो आगे हम बारी बारी से उनको भी पढ़ेंगे। फिर बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। एक तो विजयनगर साम्राज्य का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, और एक है बहमनी साम्राज्य, ये अलग साम्राज्य थे। तो विजयनगर तो एक हिंदू साम्राज्य था एकमात्र उस समय सल्तनत काल में। और जो बहमनी साम्राज्य है वो इसकी स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की और एक विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, इसमें ऐसे प्रश्न मतलब हर एक दो साल में पूछे जाते हैं। तो इनके जो स्थापना करने वाले शासक हैं उनको ध्यान रखना। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बेहमन शाह ने 1347 ईस्वी में की और ये पहले इनको गंगू नाम से जाना जाता था, ठीक है। और इसके बाद में इनका उत्तराधिकारी जो था वो पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम हुआ करता था, ठीक हुआ था, ठीक। बहमनी साम्राज्य का क्वेश्चन हो गया। फिर सहना ए मंडी अथवा बरीद, इसका प्रश्न आपसे सीधा ऐसे ही पूछ लेंगे, एग्जाम में दे देगा सहना ए मंडी, और आपसे आगे पूछे कुछ नहीं पूछेगा, आपको इसकी व्याख्या करनी है, टिप्पणी करनी है। तो सहना ए मंडी या बरीद क्या है। तो सहना ए मंडी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली का एक भाग थी। सहना ए मंडी खाद्यान्न बाजार का अधीक्षक होता था, ये एक पद होता था, एक पोस्ट होती थी, ठीक है। सहना ए मंडी जो खाद्यान्न बाजार है उसका अधीक्षक होता था, सुपरवाइजर आप जिसे मान सकते हो वो होता था, ठीक है। तो सहना ए मंडी ये पोस्ट होती थी। और उसके बाद में बरीद है जो गुप्तचरों को कहते थे, अलाउद्दीन खिलजी जो अपना गुप्तचर रखते थे तो उस गुप्तचरों को वो बरीद नाम से जानते थे, बरीद, बरीद यानी गुप्तचर, ठीक है। ये हो गया अपना क्वेश्चन। फिर अगले देखें, तुर्कान चहलगामी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तुर्कान चहलगामी का क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आने के चांसेज है। तुर्कान चहलगामी, ठीक। तुर्कान चहलगामी जो है वो तुर्की अमीरों के भावी विद्रोह को रोकने के लिए तथा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से इल्तुतमिश ने अपने प्रति निष्ठावान 40 दासों का एक नया दल संगठित किया जिसे तुर्कान चहलगामी कहते हैं। तो वह क्या करता था कि उस समय
मतलब जो राजा हुआ करता था, जो शासक था, उनके दरबार में ऐसे बहुत सारे विद्रोही हो जाते थे, विद्रोह कर देते थे, अपना गुट अलग से बना लेते थे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए इल्तुतमिश ने क्या किया, अपने जो खास लोग थे जो उसके प्रति सेवा भाव से निष्ठावान थे, उन 40 लोगों का एक संगठन बनाया और मतलब अपने दरबार में अपना कंट्रोल जमाने के लिए और ऐसा विद्रोह ना हो जाए अपने, तो उनको कंट्रोल करने के लिए 40 दासों का एक संगठन बनाया जिसे तुर्कान चेलगानी कहते हैं। ठीक है, ये इल्तुतमिश की करामात थी। फिर देखिए, बलबन द्वारा प्रतिपादित राजत्व का सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट है। राजत्व का सिद्धांत 100% परीक्षा में आने के चांसेस है। राजत्व का सिद्धांत एक आएगा तुर्कान चेलगामी, ऐसे प्रश्न हमेशा मतलब रिपीटिव प्रश्न है और ऐसे आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो राजत्व का सिद्धांत क्या है? बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। पहली तो सुल्तान का पद ईश्वर प्रदत्त है और उसके आदेशों का उल्लंघन ईश्वर के आदेशों का उल्लंघन है। यानी कि जो सुल्तान है वो ईश्वर की देन है, ईश्वर से ही सुल्तान बना है। जो सुल्तान है वो खुद से नहीं बनते, जो राजा है वो खुद से नहीं बनता, वो ईश्वर की कृपा है। और मतलब ये लोगों को गुमराह करने के लिए वो ऐसे थ्योरी देता था। तो ईश्वर प्रदत्त है और इसके आदेशों का उल्लंघन ईश्वर के आदेशों का उल्लंघन, जनता को ऐसे वो भ्रमित करता था। सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है, यानी सुल्तान के पास ही सारा पावर होना चाहिए। यही राजत्व का सिद्धांत है, यानी कि जो कुछ भी है वो सुल्तान ही है। सुल्तान ऐसा वैसा आदमी नहीं है, वो भगवान का भेजा हुआ आदमी है, वो अल्लाह का भेजा हुआ आदमी है। तो ये राजत्व का सिद्धांत है बलबन का। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। फिर तबकात नासिरी का लेखक कौन था? एक बुक है तबकात नासिरी, इसका लेखक मिनाज उस सिराज है। डायरेक्ट ऐसे रट लेना, आगे पीछे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तबकात नासिरी का लेखक मिनाज उस सिराज। ठीक है, मिनाज उस सिराज। ठीक है, नाम तो अटपटा रहता है लेकिन आप ऐसे माइंड में थोड़ा बैठा लेना। नाम आगे पीछे हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। जैसे मिनाज उस सिराज की जगह मिनाज कभी उस या कुछ भी अलग नाम आ जाए तो भी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मिनाज उस सिराज इसका मिलता जुलता नाम आप याद रखेंगे तो भी एडजस्ट हो जाएगा। हाँ, 100% ऐसा मान सकते हैं कि ऐसा नाम हमें याद नहीं होता है, तो भी आप एडजस्ट कर लेना, ऐसे नाम माइंड में रखना हल्का फुल्का। ठीक। चौसा का युद्ध इंपॉर्टेंट है। चौसा का युद्ध ये कई बार युद्धों से संबंधित प्रश्न में आते हैं कि चौसा का युद्ध कब हुआ या किसके बीच में हुआ, कब लड़ा गया। तो 26 जून 1539 को हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया था। ठीक है, चौसा का युद्ध ध्यान रखना, हुमायूं और शेरशाह के बीच जब जो हुमायूं था बाबर का बेटा था, आपको पता है, और शेरशाह और हुमायूं के बीच में संघर्ष चलते रहते, चौसा का युद्ध। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन परीक्षा में कई बार ऐसे प्रश्न छोटे वाले या फिर निम्नात्मक में आपसे पूछ लेंगे कि जो मुगल साम्राज्य की स्थापना से संबंधित आपसे कुछ विस्तृत टिप्पणी पूछ सकते हैं। तो इसमें इस प्रकार के जो युद्ध है वो आपसे महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। फिर अब आज के लास्ट 2 क्वेश्चंस रहते हैं। निर्गुण विचारधारा के 4 प्रमुख संतों के नाम बताइए। तो जो भक्ति जो धारा होती है, जो भक्ति आप इतिहास देखते हैं भक्ति का, तो उसमें निर्गुण जो एक तो निर्गुण भक्ति और एक सगुण भक्ति आती है। निर्गुण भक्ति जो मतलब मूर्ति पूजा और ईश्वर में डायरेक्ट मूर्त रूप में विश्वास नहीं रखते, वो ईश्वर को मन में मानते हैं। जैसे इसमें ये 4-5 और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन कबीर, नानक, दादू, रैदास, मीराबाई, इस प्रकार के कई लोग हैं। सॉरी, मीराबाई इसमें नहीं, सगुण भक्ति की है मीराबाई। तो इस प्रकार के 4 नाम हैं जो निर्गुण भक्ति के विचारधारा को समर्थित करते हैं। ठीक है, और सगुण भक्ति में तो आप सब लोग जानते हैं बहुत सारे हुए हैं। तो अब आज का लास्ट क्वेश्चन है जजिया कर। जजिया टैक्स जो मुसलमान जो शासक थे वो उनके द्वारा लिया जाता था हिंदुओं को। जजिया कर गैर मुसलमान से लिया जाता था। इस कर को देने के बाद गैर मुसलमान के जीवन तथा संपत्ति की रक्षा का आश्वासन मिलता था और वे सैनिक सेवा से बच जाता था। जजिया कर मतलब मुसलमान जो राजा हुआ करते थे सल्तनत काल में, वो हिंदुओं पर थोपते थे कि आपको ये टैक्स देना है जजिया कर। और अकबर ने इसको हटा दिया था, आपको ध्यान रखना है। अकबर ने अपने शासनकाल में जजिया कर को हटा दिया था और फिर औरंगजेब ने इसको वापस लागू कर दिया था जजिया कर को। ठीक है, तो आज के वीडियो में फिलहाल ये 10 प्रश्न है। आपको कैसे प्रश्न लगे, इस प्रश्नों की क्वालिटी वगैरह आप कैसे लगी, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई 1-2 प्रश्न ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी कमेंट है आप बता देना अपनी राय, और ऐसे वीडियोज़ और भी आपको चैनल पर मिलते रहते हैं। चलिए, ओके।